हेलो एवरीवन, महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो उपस्थित हुए हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपने ऊपर देखा होगा, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल। तो आज हम मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल जितने भी हैं उन पर संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बताऊं, अगर मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों की अगर हम बात करें तो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र की जो इकाई 4 है, उस इकाई 4 में सम्मिलित किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 4 में इस टॉपिक को सम्मिलित किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन। तो पर्यटन को हम आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिकों में कवर करेंगे। यहाँ पर आज जो मुख्य चर्चा का विषय है वो है मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल। ठीक, पर्यटन को भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें आप देखोगे धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पुरातात्विक पर्यटन, इसके अलावा खेल पर्यटन, इसके अलावा जनजातीय पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, औद्योगिक पर्यटन। तो उसको पर्यटन को हम ब्रॉड रूप में अगले लेक्चर में उसको हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए इसमें कि आज जो मुख्य बिंदु हमारा रहेगा वो मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल आपका रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश के जो विश्व धरोहर स्थल हैं, इन विश्व धरोहर स्थलों में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले आप इसकी रूपरेखा समझ लीजिए। ठीक, रूपरेखा समझ लीजिए कि इनमें हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है 5 मार्कर में कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों की विशेषताओं को बताइए। दूसरा ये बन सकता है 11 मार्कर में कि मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों को समझाते हुए उनके महत्व को प्रकट करें। तो एक प्रश्न ये बन सकता है। इसके अलावा 3 मार्कर में भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, जैसे सांची का स्तूप 3 मार्कर में बन सकता है। इसके अलावा आप देखोगे खजुराहो के मंदिर 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या खजुराहो के अंदर आप देखोगे कंदरिया महादेव का मंदिर है, वो आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है। या भीमबेटका की गुफाएं, वो आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ से क्या है, आपके प्रश्न बनते रहते हैं किसमें, मुख्य परीक्षा में। जबकि प्रारंभिक परीक्षा की बात करोगे तो प्रारंभिक परीक्षा में सांची के स्तूप कहाँ पर है, किसने इसका निर्माण करवाया था, को आपका किस धर्म से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। किसने इसकी खोज की, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, इसके अलावा खजुराहो के मंदिर में किस किस धर्म के मंदिर हैं, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कौन से युग की हैं, किसने उसकी खोज की, इस प्रकार का प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आपका बन सकता है। तो हम यहाँ पर जब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ेंगे तो उसके प्रारंभिक परीक्षा के सभी तथ्य इसमें क्या हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से रहेगा। चलिए, सबसे पहले आप इसके आयाम समझ लीजिए कि हमको मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल जो हैं उनमें किन किन आयामों में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं। विश्व धरोहर स्थल क्या है। विश्व धरोहर स्थल क्या है। विश्व धरोहर स्थल क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। इनकी परिभाषा क्या है और दूसरा इनको अधिसूचित कौन करता है। अधिसूचित कौन करता है। ठीक, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, किन किन मानदंडों पर कौन सी संस्था इनको क्या करती है, अधिसूचित करती है। उसके बाद आगे हम देखेंगे भारत के संदर्भ में, थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में, कि भारत में कौन कौन से आपके विश्व धरोहर स्थल हैं, जो आपके प्रारंभिक कौन सा था, रिसेंट में कौन सा है, टोटल कितने हैं। तो थोड़ा सा भारत के परिदृश्य में देखेंगे। उसके बाद अगला आयाम हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है, इनको हम जानेंगे और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी विशेषताओं को देख लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम एक मैप बना के भी
क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो जब इतने सारे आयाम में हम इसको देख लेंगे तो लगभग लगभग सभी कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। फिर किसी भी रूप में आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये कुछ आयाम रहेंगे कि मध्य प्रदेश में पहली बात तो हम ये देखेंगे विश्व धरोहर स्थल होते क्या हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद उनको अधिसूचित कौन करता है, भारत के संदर्भ में कितने हैं, और मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, कब कब उनको घोषित किया गया, और उसके बाद उनकी विशेषताएं कौन कौन सी उनकी क्या है, विशेषताएं हैं। क्लियर है। आगे हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये विश्व धरोहर स्थल होते क्या हैं और इनकी क्या क्या महत्व होते हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, इनकी परिभाषा के अंतर्गत, परिभाषा समझ लीजिए, प्रस्तावना समझ लीजिए कि विश्व धरोहर स्थल जो है आपके विशिष्ट या खास बोल सकते हो या अधिसूचित या चिन्हित बोल सकते हो, ऐसे स्थल जो विशिष्ट हैं, खास हैं और सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न हैं। कैसे? ऐसे स्थान जो विशिष्ट हैं, खास हैं और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक इनकी दृष्टि से कैसे हैं, संपन्न है, संपन्न है। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, आपके वैश्व धरोहर स्थल हैं। ये तो एक दो इसके महत्वपूर्ण बातें हुई, या तो प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने चाहिए या सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने चाहिए, और इनके अलावा उनको विश्व धरोहर, विश्व विरासत समिति ने क्या किया हो, अधिसूचित किया हो, अधिसूचित किया हो। ठीक है ना, तो दोबारा से एक बार देखें हम सबसे पहले कि विश्व धरोहर स्थल होते क्या हैं। ऐसे स्थल जो प्राकृतिक या सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो और साथ ही साथ यूनेस्को द्वारा या यूनेस्को की जो समिति है जिसका क्या नाम है, विश्व विरासत समिति या विश्व धरोहर समिति, इसने इसको क्या किया हो, अधिसूचित किया हो। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, आपके विश्व धरोहर स्थल कहलाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये विश्व धरोहर स्थल आपका कोई वन क्षेत्र भी हो सकता है, कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, कोई झील भी हो सकती है, कोई पर्वत भी हो सकता है, कोई आपका सांस्कृतिक भवन हो सकता है, सांस्कृतिक इमारत हो सकती है, पूरा का पूरा शहर हो सकता है। कुल मिला के बात यह है, या तो उसका प्राकृतिक महत्व हो या उसका सांस्कृतिक महत्व हो। तो जब इन विशेषताएं या इस प्रकार किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया जाता है तो वही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, विश्व धरोहर स्थल आपका कहलाता है। तो अगर 3 नंबर में कभी ऐसे लिखने के लिए आता है कि विश्व धरोहर स्थल आपके क्या हैं, तो आप बता सकते हो कि ऐसे विशिष्ट एवं खास स्थल जो आपके प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हों और साथ ही यूनेस्को ने उनको क्या कर दिया हो, अधिसूचित कर दिया हो, या यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने उनको क्या किया हो, अधिसूचित किया हो। ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, आपके विश्व विरासत स्थल आपके कहलाते हैं। क्लियर है। तो यहां तक इनकी क्या समझना है, आपको परिभाषा समझना है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी प्रक्रिया क्या है, कैसे जो है विश्व विरासत स्थलों को हम नॉमिनेट करते हैं, कैसे अधिसूचित करते हैं। मतलब ये कि यूनेस्को या विश्व विरासत जो समिति है, आखिर कैसे उनका क्या पैमाना रहता है, जिस पैमाने के आधार पर करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र को कर सकती है क्या। तो कुछ इनकी प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले अगर किसी भी क्षेत्र को हमको विश्व विरासत स्थल घोषित करवाना है, यानी कि घोषित कराने की अगर प्रक्रिया की बात करें कि किस प्रकार उनकी प्रक्रिया रहती है, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, चाइना हो, इटली हो, कोई भी देश हो, सबसे पहले उसका ये काम रहता है कि वह अपने यहाँ के जितने भी सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, जितने भी आपके प्राकृतिक महत्व के स्थल हैं, उनकी क्या बनाता है, एक सूची बनाता है। उनकी सबसे पहले सूची का क्या करता है, निर्माण। सूची कैसी होनी चाहिए, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों की सूची वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद ये सूची यूनेस्को जाती है, यूनेस्को पहुंचती है। यूनेस्को में ये जब सूची जाएगी, यूनेस्को में पहुंचने के बाद 2 संस्थाएं हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ। यानी कि इस सूची को
अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद। ठीक। दूसरा विश्व संरक्षण संघ। ठीक है, दो संस्थाएं हैं, ये यूनेस्को के अधीन ही काम करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और दूसरा विश्व संरक्षण संघ। जब किसी देश की सूची, स्थलों की सूची यूनेस्को से इनके पास जाती है तो ये उनका आकलन करती है, ये उनका आकलन करती है, ये उनका आकलन करती है। आकलन मतलब कैसे? कुछ यूनेस्को ने पैमाने बना रखे हैं कि अगर किसी भी स्थल को हमें विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है तो 10 बिंदु हैं, टोटल आप देखोगे 10 बिंदु हैं। उन 10 बिंदुओं के पैमाने पर वो आपका क्या होनी चाहिए? खरी उतरनी चाहिए। वो बिंदु क्या होनी चाहिए कि भाई या तो जैसे कोई भी स्थल है वो आपका सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता हो, या कोई मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हो, वहाँ की कला की आप अपनी एक मौलिकता हो, और मानव सभ्यता के लिए क्या हो, वो आपकी महत्वपूर्ण हो। और अगर प्राकृतिक है तो क्या होने चाहिए? जैव विविधता को व्यापक रूप में संरक्षण प्रदान कर रहा हो, या जो पारिस्थितिकी तंत्र है एवं जैविक क्रियाएं जो होती हैं उनको संरक्षण प्रदान कर रहा हो। तो ऐसे कुछ आपके कुल मिलाकर कितने बिंदु हैं? 10 बिंदु हैं। तो उन 10 बिंदुओं पर किसी भी स्थल को आंका जाता है, और आंकने के बाद जब वो सभी पैमाने पर खरी उतरती है तो ये दोनों इसको आगे बढ़ा देते हैं और आगे विश्व विरासत समिति इसके पास पहुंचती है। इनकी सिफारिश आकलन करने के बाद, इनके पास पहुंचने के बाद इसकी बैठक होती है, उसके बाद निर्णय आपका लिया जाता है। कुल मिलाकर विश्व विरासत समिति जो है वही अंतिम रूप में क्या करती है? निर्णय लेती है। ठीक है, कि इसको शामिल किया जाना है या नहीं। तो विश्व विरासत समिति की बैठक होती है और वो क्या करती है? निर्णय लेती है। निर्णय में वो किसी भी स्थल को होल्ड पर भी रख सकती है और किसी को वो क्या कर सकती है? सम्मिलित भी कर सकती है। ठीक है ना। तो जब इन 10 बिंदुओं पर कोई भी स्थल आपका खरा उतरता है और इन दोनों पर ये दोनों उसको आकलन कर लेती हैं, ये हो सकता है यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकती हैं, और अगर पास हो जाता है तो विश्व विरासत समिति के पास पहुंचता है और अंत में यही समिति क्या करती है? निर्णय लेती है। तो ये समिति जब मंजूरी प्रदान कर देती है तो कोई भी स्थल जो है क्या हो जाता है? विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हो जाता है। अच्छा, अगर मान लो कोई भी स्थल जो है वो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हो जाता है तो फिर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी स्थल को विश्व विरासत स्थल में हम शामिल कर लेते हैं तो यूनेस्को उसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है ना। उसके संरक्षण और संवर्धन का विशेष ध्यान रखती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान क्या होती है? सुनिश्चित होती है। ठीक है ना। और क्या होता है? जब अंतर्राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो वहां पर पर्यटन को भी क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर ये बात समझ लीजिए आप कि जब भी किसी भी स्थल को विश्व धरोहर स्थल को हम घोषित कर देते हैं तो वहां के संरक्षण, संवर्धन, उसके लिए विशेष आर्थिक सहायता, ठीक है ना, की देखरेख विश्व यूनेस्को की हो जाती है या यूनेस्को की हो जाती है। और यूनेस्को के अंतर्गत विश्व विरासत समिति जो है वही उसका क्या करती है? देखरेख आपका करती है। तो ऐसे स्थलों को क्या कहा जाता है? आपका विश्व विरासत स्थल कहा जाता है। एक कॉमन सी एक हमने इतना जाना कि विश्व विरासत स्थल होते क्या है और विश्व विरासत स्थलों को घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। पहले कोई भी देश सूची बनाएगा, ठीक है ना। सूची बनाने के बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ उसको क्या करेंगे? आकलित करेंगे, और आकलन करने के बाद आगे इसको विश्व विरासत समिति के पास पहुंचा दिया जाता है। वो भी आपके 10 बिंदुओं जो बनाए गए हैं, आपके 10 बिंदुओं के अंतर्गत उसको परखा जाता है, देखा जाता है, ठीक है ना। और इस पर आपका अंत में जाके मंजूरी क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है? विश्व विरासत स्थल आपके कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि मानव सभ्यता के लिए या आगामी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ आने वाली सभ्यताओं को क्या होगा? सीखने के लिए मिलेगा कि पुरानी कलाएं किस प्रकार की थी। ठीक, अगर कोई सांस्कृतिक क्षेत्र है तो पुरानी कलाएं किस प्रकार की थी,
ठीक है ना। और अगर कोई प्राकृतिक क्षेत्र है तो वो हमारे जलवायु के लिए, हमारे वातावरण के लिए क्या है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए विश्व विरासत स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण आपके होते हैं, इनको संरक्षण संवर्धन की विशिष्ट आवश्यकता रहती है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, ये तो इसकी एक परिभाषा रही कि क्या थे और कैसे इनको संरक्षित आपका घोषित किया जाता है। भारत में अगर देखोगे तो भारत में जो विश्व विरासत स्थल है, अगर थोड़े से भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए कि भारत में विश्व विरासत स्थलों से, तो भारत में आप देखोगे 1983 में सबसे पहले आप देखोगे 4 विश्व विरासत स्थलों को क्या किया गया था, घोषित किया गया था, जिनमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक, 1983 में यूनेस्को ने, ठीक, अजंता की गुफाएं, एलोरा, आगरा का किला और कौन, ताजमहल, इनको घोषित किया था। तो ये पहले भारत के विश्व धरोहर स्थल हैं जो आपके किसमें शामिल हुए, विश्व धरोहर स्थलों में उनको अधिसूचित किया गया या उनको शामिल किया गया। जैसे आप देखोगे अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। अजंता की गुफाएं आपको मालूम है बौद्ध धर्म से संबंधित है और चट्टानों को काटकर इनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है अजंता की गुफाएं, तो आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये। और 1983 में इनको क्या विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, आपका शामिल किया गया है। क्लियर हो रहा है। और साथ ही साथ ये बौद्ध क्या है, बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित है। ठीक है। उसके बाद एलोरा की गुफाएं, ये भी आपके महाराष्ट्र में है और ये आपके हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पर मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे आगरा का किला, आपको मालूम है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। लाल बलुआ पत्थर से इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है और अकबर ने इनका क्या किया था, निर्माण किया था। तो आगरा का किला ये भी विश्व धरोहर सूची में पहला क्या था, आपका स्थल था। आगे बात करोगे ताजमहल, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है और आगरा में है। और आप देखोगे कि इसका निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने किया था। अपनी जो पत्नी थी, बेगम थी मुमताज, उनके आपकी स्मृति में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ये 4 स्थलों को आप याद रखना, ये कैसे है, सबसे पहले स्थल है। ठीक है ना। अगर भारत में अगर वर्तमान में देखोगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो जुलाई 2019 तक भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थलों को आपका अधिसूचित किया जा चुका है। मतलब भारत के 38 स्थल विश्व धरोहर स्थलों में क्या किए गए हैं, शामिल किए जा चुके हैं। क्लियर हो रहा है। कितने हैं, 38 में अगर आप देखोगे इनमें से 30 स्थल सांस्कृतिक महत्व के हैं, सांस्कृतिक महत्व के हैं, जबकि 7 स्थल देखोगे तो प्राकृतिक महत्व के हैं और 1 स्थल कैसा है, मिश्रित है। मिश्रित है मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से भी और प्राकृतिक दृष्टि से। तो ध्यान रखना है आपको कि जुलाई 2019 तक भारत के 38 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जिसमें से आप देखोगे 30 सांस्कृतिक महत्व के हैं, 7 प्राकृतिक महत्व के हैं और एक कैसा है आपका मिश्रित है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों की दृष्टि से कैसा है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में देखोगे जो 38 नंबर का जो था वो आपके जयपुर शहर को सम्मिलित किया गया है। जयपुर शहर को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जयपुर जिसे आप पिंक नगर कहते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं आप, जिसको गुलाबी नगरी जिससे कहा जाता है। तो जयपुर को 38वें नंबर का कौन सा है, आपका जयपुर है। तो आपको ध्यान रखना है इन स्थलों को। बाकी हमें भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब
सीधा आते हैं हम मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं और किन किन को उसमें शामिल किया गया है। क्लियर है? भारत में विश्व धरोहर स्थलों की हम बात करें या उनकी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि भारत में विश्व धरोहर स्थल सामान्यतः 3 हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो हम सामान्यतः देखते हैं कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कितनी हैं? 3 हैं। विश्व स्थल कहां पर? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो मध्य प्रदेश में बेसिकली 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, उसके बाद भीम बेटका की गुफाएं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? खजुराहो के मंदिर 1986, सांची का स्तूप 1989, भीमबेटका की गुफाएं 2003। ये डेटे क्या है जब इनको क्या किया गया? आपका सम्मिलित किया गया। कब? 1986, 1989 और 2003, इनमें इनको क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो खजुराहो के मंदिर, अभी हम इनकी विशेषताओं पर बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि खजुराहो के मंदिर 1986 में इनको सम्मिलित किए गए, सांची के स्तूप को 1989 में सम्मिलित किया गया और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। तो ये 3 मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर क्या हैं? आपके स्थल हैं। हालांकि ओरछा को भी नामांकित आपका कर दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में वो अधिसूचित नहीं किया गया है। तो हमें 3 ही याद रखने हैं। कौन कौन से? खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और क्या? भीमबेटका की गुफाएं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपका खजुराहो के मंदिरों की बात कर लेते हैं कि खजुराहो के मंदिरों की मुख्य रूप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। खजुराहो के मंदिर, ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्व धरोहर स्थल। ये प्रश्न भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो आप क्या बताओगे कि खजुराहो के मंदिर सबसे पहला क्या था? आपका विश्व धरोहर स्थल था। जैसे अगर इस खजुराहो के बारे में हम प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में? आपके छतरपुर जिले में है। ये खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के कहां पर है? छतरपुर जिले में। मैं आपको बता दूं बुंदेलखंड में आपके ये पड़ते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत इसे सम्मिलित करते हैं। दूसरा, आप देखोगे कि ये खजुराहो के मंदिर हैं, इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। लगभग 950 से लेकर 1050 के बीच इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं। चंदेल शासकों में आप देखोगे राजा धंग आता है, राजा विद्यापति आता है, ठीक है ना, राजा आपका यशोवर्मन आता है। तो बहुत सारे शासक हैं, उन शासकों ने धीरे धीरे इन मंदिरों को क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि चंदेल शासकों ने कब से 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य इनका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। और ये जो मंदिर हैं आप देखोगे यहाँ पर टोटल प्रारंभ में 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में आपका 22 मंदिर ही शेष रह गए हैं। कितने मंदिर रह गए हैं? 22। बाकी मंदिर खंडर हो गए हैं,
या इनका अनाच्छादन या अपर्दन हो चुका है। केवल वर्तमान में 22 मंदिर ही हमें देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मंदिर हैं बेसिकली नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? नागर शैली में है। और ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से ये क्या है? निर्मित है। ठीक है ना? तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। प्रारंभिक में 85 थे, लेकिन वर्तमान में 25 मंदिर ही ठीक ठाक अवस्था में हैं, बाकी सब खंडर हो चुके हैं। ठीक है ना? और ये नागर शैली में निर्मित है और इनका निर्माण ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। ठीक है? अगर ये जो मंदिर हैं, इन खजुराहो के मंदिरों में अगर आप देखोगे तो यहाँ की जो मुख्य मूर्तियां हैं वो शैव, वैष्णव और जैन, इन 3 धर्मों से संबंधित है। या आप ये बोल सकते हैं वैष्णव धर्म की मूर्तियां, ठीक है ना, इसके अलावा शैव धर्म की मूर्तियां और आपकी जैन धर्म की मूर्तियां या मंदिर हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर शॉर्ट में कहोगे तो हिंदू प्लस जैन 2 प्रकार के मंदिर यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? शैव, वैष्णव और जैन। इन तीन जो मंदिर हैं उनको हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े। आगे आप देखोगे यहाँ की विशेषताओं में कि आगे इनकी विशेषताओं में ये देखोगे कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिरों की अगर मूर्तियों को विशिष्ट रूप में देखते हैं तो वहाँ पर कामुकता की मूर्ति, ठीक है ना, आपका रति की मूर्तियाँ, ठीक है, और आपका क्या सजीवता से संबंधित मूर्तियाँ, स्वच्छंदता से संबंधित मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की मूर्तियों की विशेषता क्या है कि कामुकता, सौंदर्य, रति पर आधारित है। यानी कि यहाँ की जो मूर्तियां हैं कामुकता, मैथुन, ठीक, उसके बाद सौंदर्य, निष्कपटता, स्वच्छंदता, तो यहाँ की मूर्तियों की आप देखोगे ये विशेषताएं हैं। बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही गहन तरीके से इन मंदिरों की मूर्तियों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ की मूर्तियां हैं। जब यहाँ पर जाओगे तो सजीव मूर्तियां हमको क्या होती हैं? दिखाई पड़ती हैं। ठीक, उसके बाद अगर आगे देखें हम खजुराहो के मंदिरों में, तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो सामान्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं। एक आपके पश्चिम के क्षेत्र में स्थित है, एक पूर्व के क्षेत्र में स्थित है और दक्षिण की ओर स्थित है। जैसे आप देखोगे जो पश्चिम का जो एरिया है, पश्चिम के एरिया में मुख्य जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। जो पूरे खजुराहो में जो आकर्षण का केंद्र है वो कंदरिया महादेव का क्या है? मंदिर है। और कंदरिया महादेव के मंदिर के अलावा लक्ष्मण मंदिर भी पश्चिमी क्षेत्र में ही हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पार्वती मंदिर भी इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में पार्श्वनाथ मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है और कौन सा? घंटाई मंदिर है, घंटाई मंदिर है। ठीक, तो अगर इनके मंदिरों को हम बांटें, खजुराहो के मंदिरों की बात करें कि खजुराहो के मंदिरों की कितने उसका वर्गीकरण किया गया है, तो 3 भागों में उसका वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। एक पश्चिमी क्षेत्र के मंदिर, ठीक, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र के देख लेते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से हैं और पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से हैं। ठीक, जैसे पश्चिमी क्षेत्र में आप देखोगे तो पश्चिमी क्षेत्र में कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ठीक, आदि क्या है आपके? महत्वपूर्ण है। जबकि दक्षिणी क्षेत्र में आप देखोगे दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। क्लियर है? जबकि पूर्वी क्षेत्र के मंदिरों की अगर हम बात करें कि पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से मंदिर हैं, तो पार्श्वनाथ, घंटाई मंदिर और आदिनाथ के मंदिर।
तो ये क्या है, खजुराहो के मंदिरों का वर्गीकरण है। आप अगर वर्गीकरण आता है, वर्गीकरण भी पूछ सकते हैं, आपके मंदिरों के नाम लिखिए, ठीक है। और 3 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न बन सकता है, कंदरिया महादेव का मंदिर। ये मुख्य आपका सबसे आकर्षण का केंद्र है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। विश्व धरोहर सूची में मुख्य आपकी महत्वपूर्ण कंदरिया महादेव को क्या दिया गया है, स्थान प्राप्त है। तो ये इतनी सारी बातें हमें याद रखना है खजुराहो के मंदिरों के बारे में। खजुराहो के मंदिरों के बारे में हमने केवल इतना ही समझा कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि इनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया है। राजा धंग, राजा विद्यावर्ती, राजा यशोवर्मन, कई सारे राजा थे, उन्होंने इनका धीरे धीरे क्या करवाया है, निर्माण 950 से 1050 के बीच। और ये सारे के सारे मंदिर आप देखोगे कौन सी शैली में, नागर शैली में निर्मित हैं। और इनके निर्माण में ग्रेनाइट व लाल वलुआ पत्थर का विशेष रूप में प्रयोग किया गया है। आगे मूलतः 85 यहाँ की जनसंख्या, वो टोटल मंदिरों की संख्या कितनी थी, 85, लेकिन वर्तमान में कितनी रह गई है शेष आपका, तो वर्तमान में 22 के आसपास लगभग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें कि यहाँ की जो मंदिरों की मूर्तियाँ हैं उनमें कामुकता, मैथुन था, उनमें आप देखोगे सजीवता, निष्कपटता, स्वच्छंदता, ऐसी विशेषताएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सजीव मूर्तियाँ वहाँ की बनी हुई हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने आगे बात की कि खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको हमने 3 भागों में, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और कौन सा आपका पूर्वी क्षेत्र, सबके क्या है अपने अलग अलग क्या है आपके मंदिर हैं। तो यही विशेषताएं हैं किसके, खजुराहो के मंदिरों की। क्लियर है। तो मुझे लगता है यहां तक आपके खजुराहो के मंदिरों को आप अब देखिए, चाहे तो 5 नंबर में आ जाए तब भी आप लिख सकते हैं, और 11 मार्कर में भी आता है कि एक मान लीजिए ऐसे आ जाए कि खजुराहो के मंदिरों का क्या बताइए, ये वर्णन करें, तो तब भी आप व्यापक रूप में क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हो। क्लियर है। अब खजुराहो के बाद हम देखेंगे कि जो विश्व धरोहर स्थल है उनमें किसको शामिल किया गया, आपका सांची के स्तूप को सम्मिलित किया गया। तो अगला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, ठीक। जैसा कि आपको मालूम है कि सांची के स्तूप को कब सम्मिलित किया गया, 1989 में इसको सूचित किया गया था, ठीक है ना। यानी कि विश्व धरोहर स्थल में इसको क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले आप मोटा मोटा इसके बारे में हम एक समझ बनाएं तो हम देखते हैं कि यह एक आपका धार्मिक स्थल भी है, एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ऐतिहासिक स्थल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका क्या करवाया था, निर्माण। तो चूंकि प्राचीन समय में ऐतिहासिक काल में बना है तो ऐतिहासिक स्थल भी है। और धार्मिक क्यों है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए आपका क्या है, बौद्ध धार्मिक स्थल है, ठीक है ना। और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कैसा स्थल है, सांस्कृतिक महत्व को ये क्या करता है, दर्शाता है। खजुराहो के मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है। तो सांची के स्तूप के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के कहां पर है, रायसेन जिले में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, रायसेन। रायसेन जिले में ये क्या है, स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे इसको क्या किया गया है, स्थापित है ये, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखोगे कि रायसेन में ये एक बौद्ध स्तूप है। कैसा है आपका, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर इसके निर्माण की बात करें हम कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक, मौर्य शासक था कौन, अशोक। ये वही अशोक है जिसने कलिंग युद्ध के बाद क्या, जो आपकी युद्ध की नीति थी या जो आपकी, जिसको अन्य शासकों पर क्या करना, अत्याचार वो करता था, उसको छोड़कर उसने क्या, धम्म की नीति को अपनाया। तो धम्म की जो नीति थी, धम्म उसका क्या था, एक नैतिक आचार संहिता थी जो अहलौकिक जीवन और परालौकिक जीवन दोनों के लिए क्या था, आपका महत्वपूर्ण थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि अशोक ने ही इसका 3री शताब्दी ईसा पूर्व में क्या करवाया है, लगभग निर्माण करवाया। मौर्य शासक था ये, मौर्य शासक, मौर्य शासक था ये। और कौन सी सदी थी आपकी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका क्या किया है, निर्माण किया है। आगे आप बात करोगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और आप देखोगे सांची का जो स्तूप है, यहां पर मुख्यतः 3 स्तूप हैं, 3 स्तूप हैं।
और इनमें महामोद, गलायन और सारिपुत्र, ये दो बौद्ध भिक्षु थे और इनकी यहाँ की जो अस्थियां हैं वो यहाँ पर क्या है, इनकी रखी हुई है। 3 स्तूप हैं, ठीक है ना, और महामोद, गलायन और सारिपुत्र हैं, उनकी क्या है यहाँ पर अस्थियां रखी हुई हैं। क्लियर हो रहा है। तो हमने पहले देखा कि मध्य प्रदेश में रायसेन में बेतवा नदी के किनारे ये स्थित था, बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने मौर्य काल में करवाया था, ठीक है ना, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और यहाँ पर स्तूपों की संख्या कितनी है? 3 है। महामोद, गलायन और सारिपुत्र की यहाँ पर क्या रखी है? अस्थियां रखी हुई हैं। आगे इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सांची का स्तूप है, सांची का जो स्तूप है, यहां पर जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं क्या होती है? बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो कथाएं हैं उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। तो आप देखोगे इन स्तूपों पे जातक कथाओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। और इस स्तूप की जो खोज की अगर हम बात करें कि इस स्तूप की खोज किसने की थी, तो जेम्स टेलर ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। जेम्स टेलर ने सबसे पहले इसको देखा था या सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो जेम्स टेलर के नाम का क्या रखना है, आपको याद रखना है बौद्ध स्तूप के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में दिवाली को महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे ही वैशाख पूर्णिमा उनका प्रमुख पर्व है। तो यहां पर प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध महाउत्सव या बुद्ध जयंती का आयोजन किया जाता है। कहां पर? सांची में ही बुद्ध जयंती पर बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो इतने सारी विशेषताएं को आपको किसमें याद रखना है? सांची के स्तूप में याद रखना है। ठीक है, कॉमन सी समझ ये है, सांची का स्तूप एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है जो मध्य प्रदेश के कहां पर है? रायसेन जिले में, बेतवा नदी के किनारे। दूसरी बात हमने ये देखा, अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और यहां पर मुख्यतः 3 स्तूप हैं जिनमें महामोद, गलायन और सारिपुत्र की अस्थियां क्या है आपकी रखी हुई हैं। ठीक है, और जातक कथाओं का इन पर क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये 3 में से एक बड़ा स्तूप है और 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी आप इनको देखने जाओगे तो यहाँ की सुंदरता को देखोगे, बड़ी पहाड़ी पर जाके क्या है आपका ये स्थित है। ठीक है ना, और यहाँ पर प्रतिवर्ष आप देखोगे बुद्ध जयंती या बुद्ध यानी वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध जयंती पर बुद्ध महोत्सव का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है सांची के स्तूप में। अब चाहे आपका 5 नंबर में आपसे पूछ ले या 3 नंबर में आपसे पूछ ले, तो सारे पॉइंट्सों को आप क्रमवार रूप में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों में अंतिम बसता है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, सबसे पहले आप भीमबेटका की गुफाओं के बारे में अगर कॉमन बात समझेंगे तो हम जानते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन जिले में है। और आप ये समझ लीजिए कि न केवल भारत में बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मानव आश्रय के सबसे प्राचीनतम अगर साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? भीमबेटकाओं से। यानी कि मानव जीवन के आवास के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। तो इनकी विशेषताओं के बारे में देखें अगर हम, तो सबसे पहले ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में ये भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। दूसरा आप देखोगे कि ये जो गुफाएं हैं वो मानव शैलाश्रय एवं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मानव शैलाश्रय एवं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी बात इनकी ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं। तो एक पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं। और इन जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण पाषाण काल में हुआ है।
कब की हैं ये? पाषाण कालीन क्या है? गुफाएं हैं। ठीक है ना। दोबारा से देखें, हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि मानव के प्राचीनतम शैल आश्रय व शैल चित्र यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका से या भीमबेटका के आसपास से ही हमें देखने को मिले हैं। इनका अगर निर्माण बात करें कि कब इन गुफाओं का निर्माण किया था, तो जब मानव क्या है आपका पाषाण काल में था। पाषाण काल में इनका क्या हुआ निर्माण, यानी समझ सकते हैं कि बहुत प्राचीनतम धरोहर है, बहुत ही प्राचीनतम यहाँ की मानव की कलाकृतियां, मानव के रहने के स्थान हमें क्या मिले हैं? देखने को मिले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि पाषाण काल के क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम बात करें कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इनकी सबसे पहली खोज जो है विष्णु बाकड़कर या विष्णुधर बाकड़कर थे। उन्होंने 1957-58 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो लिख सकते हो विष्णुधर बाकड़कर। ठीक, उन्होंने 1957-58 में इनकी क्या की है? आपकी खोज की है। तो आप ये ध्यान रखना है कि विष्णुधर बाकड़कर में 1957-58 में उन्होंने इसकी क्या की है? खोज की है। आगे अगर आप बात देखोगे कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये यहाँ पर रायसेन में कई सारी गुफाओं का एक समूह है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 600 गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। और 600 गुफाओं में से आप देखोगे लगभग 275 गुफाओं में क्या बने हुए हैं? आपके चित्र बने हुए हैं। वहाँ पर कई प्रकार के चित्रिंग ड्राइंग बनी हुई हैं। ये जो आप देखोगे वहाँ पर आपके शिकार के चित्र बने हुए हैं, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, या आप वहाँ पर युद्ध कला के चित्र बने हुए हैं। कई प्रकार के चित्र वहाँ पर बने हुए हैं। और इन चित्रों में आप देखोगे खनिज रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग आपका किया गया है। जैसे आपका गेरुआ रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, हरे पीले लाल रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो मानव को हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये आपका शैल चित्रों के साथ साथ पाषाण कालीन मानव की चित्रकला को क्या करती हैं? प्रकट करती हैं। यानी कि ये बताती हैं कि पाषाण काल में भी मानव को चित्रकला और क्या है, इन सभी चीज़ों का क्या था? ज्ञान था। समझ रहे बात को? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लगभग 600 प्रकार की गुफाएं मिली हैं, 600 गुफाएं मिली हैं, जिनमें 275 गुफाओं पर चित्रों का निर्माण किया गया है, जिनमें खनिज रंगों का विशेष रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश की कौन सी है? भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाओं में अगर आपको कॉमन चीजें ध्यान रखना है तो मध्य प्रदेश क्या है? ये भीमबेटका एक गुफाएं है, गुफा समूह है। और आप देखोगे जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी छोर पर ये स्थित है। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी छोर पर ये स्थित है। आप बोल सकते हैं नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये कहाँ पर? रायसेन जिले में है। और ये क्या है? भारत की, या न केवल भारत की बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम मानव आश्रय के शैल चित्र व शैल आश्रय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात हमने क्या की? विष्णु बाकड़कर ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 में, कब? 2003 में इन्हें विश्व यूनेस्को सूची में, या हम बोल सकते हैं विश्व धरोहर स्थलों में इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के क्या है? आपके विश्व धरोहर स्थल हैं। इनका महत्व क्या है? मैंने आपको बताया कि विश्व धरोहर स्थल जो हैं वो मानव सभ्यता के प्रतीक हैं। मानव सभ्यता के प्रतीक यानी इनसे कहीं ना कहीं आप किसी धरोहर स्थल से वहाँ की शिल्पकला जुड़ी हुई है, किसी धरोहर स्थल से आप देखोगे तो वहाँ के शिल्पकला के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व जुड़ा हुआ है। किसी आप विश्व धरोहर स्थल से आप देखोगे मानव जो कलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, मानव संस्कृति के साक्ष्य जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और ये जो विश्व धरोहर स्थल है ये आपके पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को बताते हैं, सांस्कृतिक परंपरा को बताते हैं, मध्य प्रदेश की कलाओं को इंगित करते हैं। इसीलिए इन्हें विश्व यूनेस्को सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों में इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाली जो मानव पीढ़ी है या आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनके महत्व को समझे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभा रहे हैं। समझ आया? तो ये मध्य प्रदेश के क्या हुए? विश्व धरोहर स्थल हुए। यहाँ इसके बाद आपका
कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप इसको बनाने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। इन विशेषताओं को आप क्या करें, ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए इनको लिखने का क्या क्या प्रयास करें। आगे हम लेक्चरों में मध्य प्रदेश के पर्यटन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।